अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन से फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? आज हमारा टॉपिक ये है। तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं ओके अच्छी तरह से। अच्छा, अगर आप फैक्टर्स की बात करें कि कौन से फैक्टर्स हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उन फैक्टर्स में से आप लिख लें यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग। टॉपिक हमारा आज क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन आज हमारा टॉपिक ये है। अच्छा, कौन से फैक्टर रेट को इफेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, उसमें से जो पहला हमारे पास जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट के रिएक्टेंट किस नेचर का है। ओके, नंबर वन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि रिएक्टेंट का नेचर क्या है हमारे पास। ओके, आया रिएक्टेंट जो है ना वो बिल्कुल ही आयनिक कंपाउंड है, आया फिर वो रिएक्टेंट कोवैलेंट कंपाउंड है, आया वो जो है ना किस ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ये चीज़। ओके, अच्छा, एक तो नेचर पे डिपेंड करता है और दूसरा हमारे पास कौन सा फैक्टर जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकता है, वो है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है। अच्छा, जो हमारे पास एक और है नंबर थर्ड वन। ओके, जो नंबर थर्ड वन है वो है हमारे पास क्या कंसंट्रेशन सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भी इफेक्ट कर सकता है। और नंबर फोर हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। ओके, एंड नंबर फिफ्थ वन कैटलिस्ट, कैटलिस्ट भी क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। अब ये एक एक करके हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलो, पहला जो है ना हमारे पास वो क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ओके, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स भाई कि जो रिएक्टेंट्स हैं जो केमिकल एक्सप्रेशन में या केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं आया वो क्या है, उनका नेचर क्या है। ओके, इस चीज को पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ, इसको देख ले, बिल्कुल बहुत ही आसान है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, सपोज टू आप सपोज करें कि भाई आपके पास जो रिएक्टेंट है वो कोई एलिमेंट है। ओके, कोई एलिमेंट है। अब जो केमिकल रिएक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं वो सपोज टू मेरे पास एक अल्कली है, अल्कली मेटल के ग्रुप से है, और एक जो है ना वो मेरे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल के ग्रुप से है। अब आप मुझे बताएं, अल्कली मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं? जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्शन की स्पीड उसकी तेज़ होगी, उस एलिमेंट की तेज़ होगी। अच्छा, हमने पढ़ा है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं, उनके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, उनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अल्कली मेटल जो है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉज़िटिव है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉज़िटिव होते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है, वो अल्कली मेटल के मुकाबले में, कंपैरिज़न में कम पॉज़िटिव होते हैं। तो जो कम इलेक्ट्रोपॉज़िटिव होते हैं वो कम क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। तो मुझे बताएँ, अगर मैं एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल लूँगा तो क्या उसकी रिएक्शन रेट ज़्यादा होगी उस रिएक्शन की, या फिर अगर मैं रिएक्टेंट लूँ अल्कली मेटल्स तो फिर इन दोनों में से किसकी रिएक्शन रेट ज़्यादा होगी, रिएक्शन की रेट? बिल्कुल अल्कली मेटल्स, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो ये चीज़ लिख लें कि भई नंबर 1, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन
देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, ओके, किस तरह से? जैसे कि मैं कहता हूँ अल्कली मेटल, ओके, अल्कली मेटल, ओके, अल्कली मेटल। अब ये जो अल्कली मेटल होते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप में होते हैं, ओके, फर्स्ट ग्रुप में ये होते हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं? हमने पढ़ा कि भई ये मोर रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं। मोर रिएक्टिव होते हैं और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि इनका आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये क्या होते हैं? मोर इलेक्ट्रोपॉज़िटिव होते हैं, तो इसी वज़ह से ही ये क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं। मोर इलेक्ट्रोपॉज़िटिव। अच्छा, अब ये चीज़ हमने समझ लिया। अब अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करूँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, ये किस ग्रुप में होते हैं? सेकंड ग्रुप, ओके, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये बनिस्बत है किस चीज़ के? बनिस्बत अल्कली मेटल के लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये लेस इलेक्ट्रोपॉज़िटिव भी होते हैं बनिस्बत किस चीज़ के? अल्कली मेटल के। इलेक्ट्रोपॉज़िटिव, ओके। अच्छा, दूसरी अब मैंने एलिमेंट्स की बात की, अगर रिएक्टेंट सपोज़ हम एलिमेंट्स लेते हैं, अगर वैसे ज़्यादातर औक़ात एलिमेंट्स नहीं होते हमारे पास रिएक्टेंट्स में, बल्कि कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपाउंड्स रहते हैं, जैसे कि H2SO4, H2O, ये सारे के सारे कंपाउंड हैं, ओके? और कभी-कभार हमारे पास एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। ख़ैर, अब दूसरी बात ये है कि जो केमिकल रिएक्टिविटी है, वो कंपाउंड की किस चीज़ पर डिपेंड करती है? अच्छा, ये लिख लें नंबर 2, ये नंबर 1 था, नंबर 1 था। अब नंबर 2 जो है, कि भई केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन, किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं भैया? नेचर ऑफ बॉन्ड पे, किस चीज़ पे? नेचर ऑफ बॉन्ड पे, कि कंपाउंड्स में कौन से नेचर के बॉन्ड्स हैं? नेचर ऑफ बॉन्ड्स पे, ओके, नेचर ऑफ बॉन्ड्स। अच्छा, अब सपोज़ टू हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बनिस्बत उन कंपाउंड्स के जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जिनमें कौन-सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। लेट मी चेक कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं? अच्छा, रिकॉर्डिंग इज़ इन प्रोग्रेस, ओके। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि भई हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है बनिस्बत कोवैलेंट कंपाउंड्स की। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड्स की शेयरिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आयन एक-दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और सिर्फ़ और सिर्फ़ आयन एक-दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जो कि कोवैलेंट कंपाउंड में वो बिल्कुल शेयरिंग हो गई होती है। वो बॉन्ड्स बन गए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। फिर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, इस तरह से बॉन्ड्स बन चुके होते हैं। तो जब आप आयनिक कंपाउंड को एज़ अ रिएक्टेंट लोगे, तो उनके बीच में बॉन्ड तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आयन से आयन से रिएक्शन कर लेंगे। कम टाइम लगेगा, रेट ज़्यादा होगा, स्पीड रिएक्शन का ज़्यादा होगा। बल्कि अगर आप कोवैलेंट कंपाउंड्स उठाओगे, वो रिएक्टेंट्स उठाओगे और उनको आपस में रिएक्ट करवाओगे, तो उसके लिए आपको पहले बॉन्ड्स तोड़ने होंगे, फिर जो है ना आप आगे रिएक्शन को जो है ना आगे ले जा सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास वक़्त ज़्यादा लगता है, तो उसकी स्पीड और रेट क्या होती है? कम होती है। तो ये चीज़ लिख लें कि भई क्या जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स, इनका रेट ज़्यादा होता है बनिस्बत किस चीज़ के? कोवैलेंट कंपाउंड्स। ओके? ये चीज़ नोट डाउन कर लें। अच्छा, अब अगर मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ, सपोज़ टू मेरे पास जो AG
NO3 है, ओके? वो रिएक्शन करता है NaCl के साथ। अब देखिए NaCl भी आयनिक कंपाउंड है, AgNO3 भी क्या है? आयनिक कंपाउंड है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, तो बदले में हमें क्या मिलेगा? हमें जो है ना वो एक एक क्या बनेगा? AgNO, हमारे पास AgCl बनेगा, ओके? एक हमारे पास AgCl बनेगा और प्लस एक हमारे पास NaNO3 बनेगा, ओके? NaNO3 बनेगा। अब देखो ये आयनिक कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन हो रही है, ओके? तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी, फास्ट। और अगर आप कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करोगे, इसका इस रिएक्शन का रेट क्या होगा? रेट ज़्यादा होगा, रेट फास्ट होगा, ओके? रेट फास्ट होगा। अगर आप कोवेलेंट कंपाउंड उठा देंगे, तो फिर उसमें जो है ना वो रेट जो है ना वो कम होगा, स्पीड कम होगा। अगर ये रिएक्शन 1 मिनट में हो रहा है, तो अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स उठाओगे, तो उनके बीच में रिएक्शन करोगे, तो उनके बीच में अगर इधर 1 मिनट लग रहा है, उधर कितने मिनट लगेंगे? उधर 10 मिनट लगेंगे। तो ये फ़र्क होता है। अच्छा, फिर जो दूसरी चीज़ है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके? अब आते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की अगर आप बात करें, ओके? अच्छा, ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, ये हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? कि भई जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कराओगे, उतनी ही क्या होगी? रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा। तो ये तो हमें पहले से पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है, उसका डायरेक्ट रिलेशन है किस चीज़ के साथ? रिएक्टिविटी के साथ। मतलब अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्पीड पकड़ लेगा और रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, सपोज़ टू मैं लेता हूँ कि भई मेरे पास नंबर 1, अगर आप क्या करें H2 और Cl2, हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं। अगर आप H2 की कंसंट्रेशन बढ़ाएँगे, ओके? H2 को और ऐड करेंगे इधर से, तो रिएक्शन आगे क्या करेगा? बढ़ जाएगा। तो ये बदले में हमारे पास क्या बनाते हैं? 2HCl बनाते हैं, ओके? तो H2 या Cl की तादाद को ज़्यादा करने से कंसंट्रेशन क्या होगा? आगे जाएगा, आगे जाएगा। स्पीड ज़्यादा पकड़ लेगा, जल्दी ये रिएक्शन होगा। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, उतना ही जल्दी रिएक्शन आगे जाएगा। अच्छा, नंबर 2 जो है, सेकंड जो चीज़ है हमारे पास, वो एक और एग्ज़ाम्पल है। सपोज़ टू मैंने कंसंट्रेशन लिया है कंबशन रिएक्शन, ओके? कंबशन रिएक्शन। अगर आप ल लकड़ी को कंबशन करते हो, जलाते हो या फिर कोई और चीज़ हो, कोयला हो, कुछ भी हो, उसके लिए देखो हम कहते हैं ना, कभी-कभार जब आग लग जाती है तो हम कहते हैं, हट जाओ, हवा छोड़ दो आग को, ताकि आग तक गैसेज़ पहुँच जाए, हवा पहुँच जाए, एयर पहुँच जाए, तो वो फिर ज़्यादा जलेगा। जो हम कभी-कभार फूँक भी मारते हैं आग को, क्यों मारते हैं? क्योंकि जितनी ही ज़्यादा गैसेज़ की क्वांटिटी होगी, क्योंकि हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, तो कंबशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होता है। जितना ही ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी, उतना ही ज़्यादा आग ज़्यादा जलेगी, उतनी ही ज़्यादा कंबशन ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन एज़ अ रिएक्टेंट हम लेते हैं। अब वुड प्लस ऑक्सीजन, ओके? तो ये जब रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और कार्बन इस तरह से कंपाउंड्स बनाते हैं। तो वो बात डिस्कशन की ये बात है कि भई जब आप कंबशन करते हो, कंबशन मतलब आग लगाते हो किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है वो O2 जो है ना वो 21% होता है। कितना? 21%। अगर आप 100% O2 बिल्कुल प्योर O2 यहाँ पर डाल दो इस कंबशन के प्रोसेस में, तो क्या आग ज़्यादा जलेगी? कंबशन का प्रोसेस और जल्दी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, आग ज़्यादा और जो है ना वो भड़कने लगेगी और ज़्यादा अ, स्पीड पकड़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी, पहले 21% था, अब आपने 100% कर दिया, ओके? और इसी तरह से जब हम एक और रिएक्शन करते हैं नंबर 3rd वन, ओके? थर्ड एग्ज़ाम्पल है, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, CaCO3 प्लस HCl को रिएक्शन कराता हूँ, तो ये अगर मैं HCl को डाइल्यूट लेता हूँ, क्या लेता हूँ भई? डाइल्यूट लेता हूँ। अगर मैंने HCl को डाइल्यूट लिया, तो ये रिएक्शन की स्पीड क्या होगी? कम होगी, रिएक्शन की स्पीड कम होगी। अगर मैं HCl की डाइल्यूट मतलब बहुत कम HCl मैंने लिया है। अगर मैं
कैल्शियम कार्बोनेट के साथ CaCO3 के साथ अगर मैं क्या करूँ कैल्शियम CO3 के साथ मैं कंसंट्रेटेड HCl डाल दूँ। इधर मैंने क्या कर दिया HCl को इधर मैंने कंसंट्रेटेड कर दिया, तो फिर क्या स्पीड होगी, तो फिर रेट क्या होगा रिएक्शन का, या आगे जो प्रोडक्ट बनाएँगे वो क्या होंगे, वो ज़्यादा हो जाएँगे, उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इस कंसंट्रेशन की इस रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये चीज़ का जो है ना वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इस तरह से डिपेंड करती है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सरफेस एरिया, ओके? सरफेस एरिया को आप समझते हैं। अच्छा, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का क्या इफ़ेक्ट है यहाँ पर? अब इस चीज़ को आपने क्या करना है, समझना है। तो अब सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे, ओके? कि सरफेस एरिया का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। बहुत ही सिंपल है। और देखिए सरफेस एरिया मैंने पहले भी बताया था कि सरफेस एरिया होता क्या है, कुछ इसकी डिस्कशन नहीं करते हैं। अभी रेट ऑफ वेरिएशन का सरफेस एरिया के साथ क्या ताल्लुक है, ओके? तो ये चीज़ लिख लें कि भई जो सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी के, ओके? सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके? टू रिएक्टिविटी। अच्छा किस तरह से? अब एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं समझाता हूँ। देखिए अगर आप एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ ज़िंक का, ओके? ज़िंक का जब आप रिएक्शन करते हो HCl के साथ, सपोज़ टू ज़िंक है मेरे पास, उसका मैंने रिएक्शन कर दिया HCl के साथ, ओके? तो ये बदले में क्या बनाता है? ज़िंक डाइक्लोराइड, ज़िंक Cl2, ओके? प्लस एक H2 बनता है। अगर इसको आप बैलेंस करना चाहते हो तो इधर 2 लगा दो HCl के साथ। अच्छा यहाँ से हमें क्या पता चलता है? अगर मैंने ज़िंक को पार्टिकल्स में लिया है ना, छोटे-छोटे टुकड़ों में लिया है, पार्टिकल्स में, तो ये रिएक्शन की स्पीड क्या होगी भाई यहाँ पर? स्लो होगी, ओके? स्लो होगी। अगर ये ज़िंक को मैं पाउडर की फॉर्म में लेता हूँ, पाउडर की फॉर्म में, छोटे-छोटे ज़रात इसके मैं लेता हूँ ज़िंक को, तो अगर पाउडर की फॉर्म में ज़िंक का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो सरफेस एरिया के बढ़ने की वजह से रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो जाएगी भई? बढ़ जाएगी, ओके? तो रिएक्टेंट का सरफेस एरिया इम्पोर्टेंट होता है स्पीड के लिए, रेट के लिए ऑफ अ रिएक्शन, ओके? तो अगर मैंने इसके क्या लिया पाउडर की फॉर्म में लिया, ओके? ज़िंक को मैंने पाउडर की फॉर्म में लिया, बिल्कुल पीस दिया अच्छी तरह से, जूसर से मैंने इसको पीस दिया, ओके? तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ये फ़ास्ट हो जाएगा। तो ये चीज़, इसी तरह से आप एल्यूमीनियम का भी जो है ना वो एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। इसको मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ ताकि मैं एल्यूमीनियम का भी जो है ना वो एग्ज़ाम्पल समझा दूँ। वो भी इसी तरह से पाउडर की फॉर्म में, इसी तरह स्पीड की फॉर्म में। आई थिंक उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी मैं इधर रिएक्शन ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, ठीक है? अच्छा, अब देखिए मेरे पास एल्यूमीनियम है, ओके? इधर मैंने लिया एक एल्यूमीनियम लिया, एल्यूमीनियम एक एलिमेंट है, ओके? प्लस आपने क्या कर दिया NaOH के साथ इसका रिएक्शन करवा दिया, ओके? NaOH के साथ तो बदले में प्लस आपने इधर एक H2O भी लिया है, तो बदले में हमारे पास क्या बनता है NaAlOOH, ओके? OH 4, ओके? 4 प्लस 3 H2 हमारे पास बनते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एल्यूमीनियम को एज़ अ पार्टिकल्स की फॉर्म में लेता हूँ, पार्टिकल्स की फॉर्म में एल्यूमीनियम की सरफेस एरिया क्या होती है? कम होती है, ओके? बड़े-बड़े पार्टिकल्स की फॉर्म में मैंने लिया है। अगर मैं इसी पार्टिकल्स को बिल्कुल पाउडर बना दूँ इन पार्टिकल्स का, ओके? पाउडर बना दूँ, तो फिर क्या होगा भाई? तो फिर सरफेस एरिया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सरफेस एरिया का रिएक्टिविटी के साथ क्या ताल्लुक है? रेट के साथ क्या ताल्लुक है रिएक्शन का? डायरेक्ट रिलेशन है। तो जितनी सरफेस एरिया बढ़ेगी उतनी ही रिएक्शन की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो तो अगर मैंने पार्टिकल्स की फॉर्म में लिया है तो रिएक्शन क्या होगा स्पीड उसका? स्लो होगा। और अगर मैंने पाउडर की फॉर्म में लिया है तो फिर क्या होगा भैया? तो फिर जो है ना भैया होगा ये कि रेट फ़ास्ट हो जाएगा, ओके? फ़ास्ट हो जाएगा। तो ये मैंने सरफेस एरिया के बारे में आपको बता दिया। अच्छा, इसके बाद रहता क्या टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर रह गया।
टेम्परेचर का यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपके ज़हन में, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में हमने ये पढ़ा था, एक्ज़ोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पर इफ़ेक्ट टेम्परेचर का अलग-अलग होता है, अलग-अलग होता है। लेकिन लेकिन वो केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक था, उसको यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स के साथ बिल्कुल ही कन्फ्यूज़ ना करें, स्पीड के साथ जो है ना कन्फ्यूज़ ना करें टेम्परेचर को। ये रेट के बारे में बात कर रहे हैं, स्पीड के बारे में बात कर रही है। चाहे रिएक्शन प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही हो या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हो, टेम्परेचर का ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या होता है? ओवरऑल इफ़ेक्ट चाहे रिएक्शन एक्ज़ोथर्मिक हो या फिर एंडोथर्मिक हो, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड क्या होती है? बढ़ती है, ओके? तो टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को आप देखिए, टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर को मैं यहाँ पर हाइलाइट करता हूँ। अब ये एक और फैक्टर है हमारे पास। टेम्परेचर का रिएक्टिविटी के साथ क्या ताल्लुक है? एज़ अ होल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, उतनी ही रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोडक्ट्स या फिर रिएक्टेंट, वो उनकी कोलिजन ज़्यादा हो जाती है। वो ज़्यादा मूव करना शुरू हो जाते हैं। जब ज़्यादा मूव करते हैं और ज़्यादा स्पीड पकड़ते हैं, तो वो जल्दी-जल्दी एक-दूसरे के साथ चिपकते रहते हैं, रिएक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उसकी वजह से रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है और स्पीड भी ज़्यादा होती है। अच्छा, टेम्परेचर में हमारे पास क्या बढ़ाता है? हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, और उसी के बाद जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो इफेक्टिव कोलिजन कोलिजन भी अच्छी तरह से कोलिजन होता है। एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल अच्छी तरह से टकराते हैं। ओके, तो इफेक्टिव कोलिजन भी क्या हो जाता है? तो वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अच्छा, इसी के साथ साथ जब इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है? तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स भी क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। सिंपल सी बातें हैं, मैंने पहले भी बताई है, इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, टेम्परेचर का भी किस्सा तमाम हो गया। अब जो है ना, एक कैटलिस्ट रहेगा, कैटलिस्ट को मैं बाद में पढ़ाऊँगा। लास्ट में इस टॉपिक के लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। उसकी एक वजह है, वो वजह आपको फिर मालूम हो जाएगी। चलो, अभी एक और टॉपिक है, अब हम ट्रांज़िशन स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी, कोलिजन थ्योरी, ये क्या होते हैं? इसको समझते हैं। आपकी बुक में कोलिजन थ्योरी पहले दी गई है, लेकिन मैं पहले एक्टिवेशन एनर्जी समझाऊँगा। कोलिजन थ्योरी जो है ना, वो बाद में पढ़ेंगे, उसकी भी वजह है, लॉजिक है। तो अभी देखिए, पहले हम क्या पढ़ते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ते हैं, ओके? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है हमारे पास? एक्टिवेशन एनर्जी 2 डेफिनेशन में कराऊँगा। कितने डेफिनेशन? 2 डेफिनेशन में कराऊँगा। ये डेफिनेशंस पहले आप नहीं समझ पाएँगे, लेकिन जब मैं क्या करूँगा, ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करूँगा, तो फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। पहले डेफिनेशन आप समझ पाएँगे, ओके? तो पहली डेफिनेशन इसकी लिख लें, भई द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert a reactant into product is called activation energy। ये तो ये डेफिनेशन है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर होती है हमें, कब रिक्वायर होती है? कि ताकि हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। अगर अगर आपके रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी अ, एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, अगर हमारे पास 50 किलो जूल है और अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी 40 किलो जूल है, तो फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ओके? तो फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ये एनर्जी आपको चाहिए, ज़रूर चाहिए आपको, ये एनर्जी, ओके? अच्छा, वो किस तरह से? अब सपोज़ टू मेरे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, ए और ए ने क्या बनाया है? बॉन्ड बनाया है। ये 2 नॉन रिएक्टेंट है। प्लस एक और रिएक्टेंट है बी, ये 2 कंपाउंड है मेरे पास, इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। जब ये क्या करते हैं, ये जब एक-दूसरे के साथ टकराते हैं, ए और बी जब एक-दूसरे के साथ टकराते हैं, तो ये क्या बनाते हैं हमारे पास? इस तरह से।
ए के बीच में तो पहले से बॉन्ड बना होता है, तो ए के बीच में बॉन्ड टूटने लगता है और बी के बीच में भी बॉन्ड जो है ना वो टूटने लगता है और ए बी के बीच में बॉन्ड बनने लगता है इस तरह से। ओके, डॉट से मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ। ओके, तो एक ट्रांजिशन स्टेट है, ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। ट्रांजिशन बीच का स्टेट है। ओके, बीच का स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट है। ओके, बीच का स्टेट है। तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? ये तो रिएक्टेंट्स थे हमारे पास, ये क्या है? ये रिएक्टेंट्स थे हमारे पास और ये क्या है भाई? ये हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर बाद में क्या होता है? ये बॉन्ड बिल्कुल टूट जाते हैं और नए बॉन्ड जो बनते हैं वो क्या होते हैं? वो ए बी के बीच में ए बी के बीच में होते हैं। ओके, इस तरह से ये प्रोडक्ट्स अब ये क्या बन गए? प्रोडक्ट्स बन गए। अब ये क्या बन गए? प्रोडक्ट्स बन गए। अच्छा, अब एक और डेफिनेशन मैं लिखूंगा। देखो, ये जो रिएक्टेंट्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज हो रहे थे, ये जो रिएक्टेंट्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज हो रहे थे, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप लिख लो। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या द एनर्जी which is required to change reactant into activated complex is known as activation energy। ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। The amount of energy required to, अब ये क्या थे? ये प्रोडक्ट्स थे। ओके, ये प्रोडक्ट्स थे। अच्छा, required to change a reactant change a reactant into एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो और ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हो। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर कुछ हद तक आपको समझ आ चुका होगा, लेकिन अभी कुछ हद तक रहता है, वो अभी मैं समझाऊंगा। ओके, अब मैं एक ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए। ओके, ग्राफ बनाता हूँ। सपोज टू, ये मेरे पास एक ग्राफ है। ग्राफ से आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, ग्राफ के इस साइड पर जो है ना, आप ले ले क्या ले लें? आप रिएक्शन पाथ है। ओके, ये एक रिएक्शन पाथ, इस साइड पर ये एनर्जी। ओके, इस साइड पर एनर्जी है और ये रिएक्शन पाथ है। रिएक्शन किस रास्ते पे चल रहा है? अच्छा, सपोज टू सपोज टू मेरे पास ये जो एनर्जी है, रिएक्टेंट जो है ना, रिएक्टेंट्स की एनर्जी यहाँ तक है। कहाँ तक है? यहाँ तक। ये रिएक्टेंट्स यहाँ पर जो है ना मौजूद है। रिएक्टेंट यहाँ पर मौजूद है। इस रिएक्टेंट को मैं आर, ओके, ये यहाँ पर मौजूद है और इसको जो है ना इतनी एनर्जी चाहिए होती है। ओके, इसको इतनी एनर्जी चाहिए होती है और यहाँ पर नीचे फिर क्या होता है? हमारे पास प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट होता प्रोडक्ट होता है। अब देखिए, अब आप समझ लेंगे कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ। प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को ही हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस किधर है? डिफरेंस ये है, डिफरेंस ये है। ठीक है? अब देखिए, अच्छा, ये ऊपर जो स्लोप यहाँ पर क्या बनता है? हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। ओके, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, पहले मैं एज अ होल एक्टिवेशन एनर्जी समझाता हूँ, फिर प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी। अब रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में जो डिफरेंस है, इसको हम एज अ होल एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं।
इसको हम एज़ अ होल क्या बोलते हैं? देखो डेफिनिशन को देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज रिएक्टेंट टू इंटू द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जो रिएक्टेंट जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज होगा, तो यही हमारे पास क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी होगी। एनर्जी का डिफरेंस कितना है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ज़्यादा है, बनिस्बत किस चीज़ की है? रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट नीचे खड़े हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किधर खड़े हैं? ऊपर खड़े हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ये वाला इसको मैं रेड में ड्रॉ करता हूँ। ठीक है? देखो, ये जो डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ये ऐसा है कि भई एक बंदा नीचे खड़ा हुआ है, ओके? पहाड़ के नीचे खड़ा हुआ है। सपोज़ टू ये जो है ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप मैंने बनाई है एक पहाड़ है, ओके? ये एक पहाड़ है। अब बंदा क्या करेगा पहले इस पहाड़ को चढ़ेगा, ओके? बिल्कुल चढ़ जाएगा इस पहाड़ के ऊपर। या एक गेंद है आपने लिया हुआ है, एक बॉल आपने लिया हुआ है, आप इस पहाड़ को उस गेंद को क्या कर रहे हो? चढ़ा रहे हो। जब आपने यहाँ तक गेंद को क्या कर दिया? चढ़ा दिया, आपको यहाँ तक आपने पहुँचा दिया, तो फिर बीच में वो गेंद को अगर आप फेंकेंगे तो वो खुद ही जो है ना वो गिरने लगेगा। फिर किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। एनर्जी की ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ़ पहाड़ के टॉप तक में पहुँचाने में आपको क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी। उस बॉल को पहाड़ के टॉप तक पहुँचाने के लिए आपको क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी। बाद में एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं होगी। बॉल खुद ब खुद जो है ना वो नीचे आ जाएगा। तो ये जो यही एनर्जी होती है, यही एक्टिवेशन एनर्जी होती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इंटू प्रोडक्ट। यहाँ तक पहुँचा दी तो फिर खुद ही खुद रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने बॉल यहाँ तक पहुँचा दिया तो फिर जो है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। आपको आपने यहाँ तक ज़रूर पहुँचाना है, यहाँ तक ज़रूर पहुँचाना है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो हमने समझनी है वो क्या है? अब देखिए एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये देखो ये एनर्जी का डिफरेंस, ये वाला। इसको मैं ये वाला देखो ये एनर्जी का जो डिफरेंस आ रहा है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? ये एनर्जी का जो डिफरेंस है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ओके? ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में जो वो डिफरेंस आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं भैया? इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, और इनके बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं। ओके? एंथैल्पी बोलते हैं। अब आप मुझे बताएँ कि भई रिएक्टेंट ऊपर है और प्रोडक्ट नीचे है। रिएक्टेंट ऊपर है और प्रोडक्ट नीचे है। रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा या एनर्जी गेन करेगा? भाई रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, तो अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है उसको, तो एनर्जी उसको रिलीज़ करनी पड़ेगी, एनर्जी कम करनी पड़ेगी ताकि प्रोडक्ट के लेवल तक पहुँच जाए। ताकि प्रोडक्ट के लेवल तक पहुँचे। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? वो कम है। ये इस तरह से अगर कोई अमीर घर का बंदा है और वो जो है ना बिल्कुल ही गरीब हो गया, ओके? अल्लाह ने पैसे उससे ले लिए, कोई भी वजह हो सकती है। वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया। अब अगर वो एक गरीब घराने में रहना चाहेगा, तो उसको वो पहले वाली खुराक नहीं मिलते रहेंगे। जो पहले खुराक उसको मिलते मिलते थे, जो पहली एनर्जी उसको मिलती थी, वो दूध पीता था, वो पता नहीं ड्राई फ्रूट्स खाता था, क्या-क्या करता था, ओके? लेकिन जब उसने नीचे रहना है, नीचे मतवसत दर्जे के लोग के साथ रहना है, तो उसको फिर वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो उसको फिर अपनी जो एनर्जी है, वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी। उसको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इसी तरह से रिएक्टेंट भी एनर्जी लूज़ करता है। तो यहाँ पर चेंज इन एनर्जी क्या होता है? वो नेगेटिव होता है। चेंज इन एनर्जी अगर एंथैल्पी अगर हमारे पास नेगेटिव होते हैं, तो वो रिएक्शन क्या होते हैं? वो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ओके? वो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये मैंने किन रिएक्शंस के बनाया है? ये 4 एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस हैं। 4 ओके, 4 एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा एक और चीज़ इस देखो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये सारी आपने क्या करनी है? नोट डाउन करनी है। हर चीज़ मैं नहीं लिख सकता। एक और चीज़ इस ग्राफ से हमें जो है ना दिखाई देती है, वो क्या है? वो क्या है? देखो, ये रिएक्टेंट था, ओके? ये रिएक्टेंट था, ओके? ये रिएक्टेंट्स थे। ये रिएक्टेंट पहले क्या किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होते हैं। ये देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गए, तो फिर ये खुद ब खुद प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। फिर किसी एनर्जी की ज़रूरत रिक्वायर नहीं होगी। अच्छा, हम तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, रिएक्शन जब फॉरवर्ड जाता है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं।
तो इसके लिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। देखो कम एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होने के लिए जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में अगर कन्वर्ट होना चाहते हैं, रिवर्स में आना चाहते हैं, तो उसको पहले यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुँचना होगा, इस पहाड़ की सिरे तक पहुँचना होगा। तो देखो इतनी ज़्यादा एनर्जी है। रिएक्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुँचने के लिए कम एनर्जी चाहिए और प्रोडक्ट का एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक पहुँचने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जो एक्ज़ोथिर्मिक रिएक्शंस होते हैं, उन सब का ग्राफ इसी तरह से होता है। प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुँचना जो है ना, वो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है और रिएक्टेंट्स का एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक पहुँचने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ज़्यादातर जो एक्ज़ोथिर्मिक रिएक्शन होते हैं, वो रिवर्सिबल नहीं होते क्योंकि प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। तो इसी वजह से वो रिएक्शन हार जाते हैं कि भई हम रिवर्स में नहीं जा सकते, इधर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है, हम नहीं दे सकते एनर्जी ओके। तो ये चीज़ नोट करें कि ज़्यादातर एक्ज़ोथिर्मिक रिएक्शंस क्या नहीं होते, रिवर्सिबल नहीं होते, वो इर्रिवर्सिबल होते हैं, ओके? ये चीज़। अच्छा, अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए ग्राफ ड्रा करूँ, तो बिल्कुल इसी तरह से है। कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन चेंज जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्लोप में है, ओके? अब देखिए, मैं एक्ज़ोथर्मिक के लिए ड्रा करता हूँ, फिर एंडोथर्मिक के लिए। एंडोथर्मिक के लिए किस तरह से ड्रा होगा ग्राफ? इस ग्राफ को देख लें। अच्छा, एक्ज़ोथिर्मिक में क्या था? एक्ज़ोथिर्मिक फॉर एक्ज़ोथिर्मिक रिएक्शन जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, उधर एक चीज़ ये थी कि भई रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी बनिस्बत प्रोडक्ट के, लेकिन एंडोथर्मिक में ये चीज़ रिवर्स हो जाती है। ये चीज़ किस तरह से रिवर्स हो जाती है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होती है बनिस्बत किस चीज़ के? प्रोडक्ट के, इस तरह से। ये रिएक्टेंट्स यहाँ पर नीचे होते हैं और प्रोडक्ट फिर ये हमारे पास एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, ओके? एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनता है और इधर हमारे पास क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं और इधर हमारे पास क्या होते हैं? प्रोडक्ट। तो मैं थोड़ा विड्थ इसकी बढ़ा दूँ, ठीक है? फिर यहाँ पर क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। तो ये रिएक्टेंट है हमारे पास, इधर रिएक्टेंट होते हैं और इधर क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। मुझे बताओ, रिएक्टेंट नीचे है या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट नीचे है, मतलब ये एनर्जी होगी, इस साइड पर मैं क्या ले रहा हूँ? एनर्जी ले रहा हूँ, ठीक है? तो आपको पता चल चुका होगा कि भाई किसकी एनर्जी ज़्यादा है? प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। अब आप मुझे बताएँ, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनता है? इधर बनता है, बिल्कुल इधर। क्या होता है एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स? हाँ, जो चीज़ समझने की है। ये जो एनर्जी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रिएक्टेंट का एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने की जो एनर्जी है, जितनी एनर्जी यहाँ पर लगेगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। अच्छा, दूसरी बात और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं। अब आप मुझे बताएँ अब आप मुझे बताएँ, रिएक्टेंट यहाँ पर क्या है? कम एनर्जी पे है और प्रोडक्ट क्या है? ऊपर एनर्जी पे है। अब अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होगा, तो वो एनर्जी लूज़ करेगा या एनर्जी गेन करेगा कि वो प्रोडक्ट की जो है ना वो अ, जगह तक पहुँचे? बिल्कुल, क्योंकि ऊपर है प्रोडक्ट्स तो उसको एनर्जी क्या करनी होगी? गेन करनी होगी। तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी? पॉज़िटिव में आ जाएगी। एंथैल्पी क्या हो जाएगी? पॉज़िटिव में आ जाएगी। तो किन रिएक्शंस की एंथैल्पी चेंज पॉज़िटिव में होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस का, ओके? एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। तो ये क्या है? रिएक्शन पाथ रिएक्शन पाथ और एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ओके? अच्छा, एक और चीज़ जो आपने यहाँ पर समझनी, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। देखो रिएक्टेंट जब एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी इसको चाहिए, देखिए, इतनी ज़्यादा एनर्जी इसको चाहिए। लेकिन जब प्रोडक्ट कन्वर्ट होते हैं एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स में, तो इतनी कम एनर्जी चाहिए, इतनी कम एनर्जी चाहिए। तो जो इसी वजह से ज़्यादातर जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, ओके? ये पॉइंट है, इंडिकेट के पॉइंट है, ये आपकी बुक में शायद नहीं लिखे होंगे, मैं बता रहा हूँ, ये नोट डाउन करें। तो ज़्यादातर एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? वो रिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का रिएक्शन में कन्वर्ट होना आसान होता है, बल्कि एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस के लिए प्रोडक्ट का रिएक्शन में कन्वर्ट होने के लिए मुश्किलात होती हैं, मुश्किलात पैदा होती हैं क्योंकि एनर्जी पाथ ज़्यादा होता है।
ये चीज़ आपने समझ ली। तो ये था हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, ओके? एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांज़िशन स्टेट। ट्रांज़िशन स्टेट तो हमने पढ़ लिया था। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांज़िशन स्टेट बोलते हैं। लेकिन इसकी छोटी डेफिनेशन हम लिखते हैं कि ट्रांज़िशन स्टेट है क्या? ट्रांज़िशन स्टेट। अच्छा, लिख लें। To be unstable substance which is high energy is compared to reactant and product. It's called activation complex, okay? एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट, लिख लें एक्टिवेटेड या एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दोनों नाम ले सकते हैं। अच्छा, मुझे बताओ आप, अब देखो यहाँ पर जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, वो इसकी एनर्जी ज़्यादा है या नहीं है? रिएक्टेंट से भी ज़्यादा है और प्रोडक्ट से भी ज़्यादा है। देखो ये सबसे ऊपर। तो ये अनस्टेबल होता है। देखो जो मैंने यहाँ पर रिएक्शन आपको बताया है, रिएक्शन इधर मैंने लिखा है। देखो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये अनस्टेबल है या नहीं है? ना ये इसका बॉन्ड एट द टाइम इसके बॉन्ड टूट भी रहे हैं और बन भी रहे हैं, तो ये अनस्टेबल है ना, इसमें ना बॉन्ड टूटे हुए हैं सही से और ना बॉन्ड बने हुए हैं सही से, तो ये बिल्कुल अनस्टेबल है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने समझनी है, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से रिएक्शन इस साइड पे भी आ सकता है, इस साइड पे भी जा सकता है। अब सपोज टू अगर अगर मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो, तो ये बिल्कुल रिवर्स में आएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो, तो ये फॉरवर्ड में जाएगा। ये चीज़ भी आपने क्या करनी है? नहीं है अपने साथ। अच्छा, ये ट्रांजिशन स्टेट की बात हो गई। अब आते हैं हम कोलिजन थ्योरी पर, ओके? कि कोलिजन थ्योरी है क्या? कोलिजन थ्योरी ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये लेक्चर हम खत्म करेंगे। कोलिजन थ्योरी। लेट मी चेक रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। कितने टाइम का लेक्चर है? ओ, सही। अच्छा, अब ये जो कोलिजन थ्योरी है बहुत ही आसान है, बच्चों वाला जो है टॉपिक है कोलिजन थ्योरी का। अच्छा, कहता है कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, या रेट ऑफ कोलिजन होता है, कोलिजन मतलब टकराने को होता है, टकराने को कोलिजन फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। वो उसका डायरेक्ट रिलेशन है किस चीज के साथ? रिएक्टेंट्स के साथ। रेट ऑफ कोलिजन थ्योरी हमें बताती है कि रेट ऑफ कोलिजन का डायरेक्ट रिलेशन है किस के साथ? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ, ओके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ रिएक्टेंट्स को, कि भाई मैं कंसंट्रेशन ले लूँ, स्क्वायर ब्रैकेट ले लूँ ए और बी का, ओके? ए और बी का सेम ही चीज़ है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को शो करता है और ए और बी रिएक्टेंट को शो करता है, ये बात। अच्छा, ये किस तरह से? देखो, अगर ज़्यादा रिएक्टेंट्स हमारे पास होंगे, तो ज़्यादा वो एक-दूसरे के साथ टकराएँगे, अगर कम होंगे, कभी-कभार ये लोग टकराएँगे। जिस तरह से अगर ज़्यादा लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, ओके? तो हर एक जो है ना एक्टिव होगा, वो उससे बात करेगा, दूसरा उससे बात करेगा, तीसरा उससे बात करेगा। अगर 2 बंदे एक कमरे में हो, तो वो जो है ना कभी खामोश होंगे, तो कभी बात करेंगे, कभी क्या करेंगे, तो कभी क्या, ओके? तो जब जब ज़्यादा लोग होंगे, तो ज़्यादा बातें होती है, ज़्यादा कोलिजन होती है, कभी-कभार झगड़ा भी हो जाता है। जब 2 बंदे होते हैं, तो वो स्टेबल होते हैं। तो इसी तरह से रिएक्शंस का भी ये हाल है, जितनी ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी रिएक्शंस की, उतनी ही ज़्यादा उनका टकराव होगा। उतनी ही ज़्यादा क्या होगा उनका? टकराव होगा। और इसी तरह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ओके? जितनी ही कोलिजन की रेट होगी, कोलिजन की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा। रेट ऑफ कोलिजन किसके साथ?
डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? रेट ऑफ रिएक्शन का। ये दूसरी बात आपने क्या करनी है समझनी। अच्छा, ये भी हमने क्या कर ली? समझ ली। अब एक और चीज़, कोलिशन थ्योरी एक और बात भी करता है। कोलिशन थ्योरी कहता है कि जब व्हेन अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर, ओके? लिख लिया? ये कहता है व्हेन reactants collide with each other, reactant molecules इधर मेंशन करें, molecules collide with each other, जब दो रिएक्शंस आपस में टकराते हैं each other and form and from and form and form activated complex, जब वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। देखो जब रिएक्शन टकराते हैं तो पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है फिर प्रोडक्ट बनते हैं, ओके? तो जो जो रिएक्शंस आपस में टकराने के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो इस तरह के कोलिजन को हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट है, कोई असर है, ओके? इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। और अगर और अगर और अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट टकराते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, उनकी इतनी एनर्जी नहीं होती, टकराव बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही धीमा होता है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो उस कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? इनइफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। अनइफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं, ओके? अनइफेक्टिव कोलिजन। वो कोलिजन फिर क्या होता है? अनइफेक्टिव होता है। तो कोई असर नहीं होता, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट उसका नहीं है। तो ये चीज़ अच्छा, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी का जो हमने ऊपर पढ़ा था, एक्टिवेशन एनर्जी अ, उसका जो है ना क्या क्या असर है हमारे साथ? क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा था वो ये बताने की कोशिश कर रहा था, जितनी ही ज़्यादा कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। क्योंकि कम एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि भई रिएक्टेंट्स को कम एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स में जो है ना वो पहुँच जाए और जल्दी ही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। जितनी ही कम एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही जल्दी एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ही ख्वारी लगेगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुँचने के लिए और फिर नीचे आएँगे प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो वक़्त भी ज़्यादा ज़ाया होगा और रिएक्शन की स्पीड भी ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इधर मैं मेंशन करता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन का हमारे पास क्या रिलेशन होता है एक्टिवेशन एनर्जी के साथ? एक्टिवेशन एनर्जी के साथ इसका इनवर्स रिलेशन होता है, ओके? ये चीज़ आपने समझ ली, क्योंकि जितनी ही कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, उतनी ही ज़्यादा रेट होगा रिएक्शन का और जितनी ही ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, उतनी ही कम रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो इंशाल्लाह कल फिर हम अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।